देखो, अब अपन कन्फर्मर्स को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़े और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेते हैं और उससे समझते हैं कि कन्फर्मर्स से और क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो, हमें डाइऑल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास यदि इथेन में दो OH ग्रुप लगे हुए हैं अलग अलग कार्बन पे, ठीक है। तो इसके कन्फर्मर्स देखते हैं, और जिस बॉन्ड के अलग अपन रोटेशन करेंगे वो ये है। तो देखो, हमारे पास क्या बनेगा। कार्बन है, उसके पास OH है, H है, और ये H है। इसके पीछे क्या होगा, OH होगा, H होगा, और ये भी H होगा, राइट। तो हम इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं। तो 60 डिग्री रोटेट करने से ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक फायदा हो रहा है। तो सोचो, फायदा हो क्या रहा है, गैस करो क्या फायदा हो सकता है जो मैंने सेकंड स्ट्रक्चर बनाया उसमें। तब तक मैं बाकी स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। और इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे। फ्रंट वाले को हमेशा मैं फिक्स रखता हूँ, और पीछे वाला जो मॉलिक्यूल है उसे मैं जनरली रोटेट करता हूँ। तो ये अब जो OH है वो पहले वाले OH के एंटी पोजीशन पे आ चुका होगा, राइट। देखो, मैंने आपको कहा कि जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें एक खास बात है। वो खास बात क्या है। सबसे पहले इसका नाम क्या है, गॉश। तो इस गॉस स्ट्रक्चर के अंदर एक फायदा हो रहा है, एक एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है कि हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें पता है कि भाई इस बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पार्शियली पॉजिटिव। इसी तरीके से इस बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो ऑक्सीजन पाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है उस पे पार्शियली पॉजिटिव है और इस पे क्या पार्शियली नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है, और इसके खास बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसलिए जो इसके कन्फर्मर्स अपन ने बनाया है इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, गॉश वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन है, गॉश वाला स्ट्रक्चर। अब देखो, तो हमें पता चल गया कि हाँ गॉश में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए वे सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब देखो, इसको यदि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ना, तो देखो एकदम मजा ही आ जाएगा तुम्हें। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है वो इसी बेसिस पे, इसी मॉलिक्यूल पे। आपको कहेगा कि इसमें हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं, वो जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है। यदि हम सॉल्वेंट नॉन पोलर ले लें, जैसे CCl4 है, तो हमारी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कैसा रहेगा। यदि हमारे पास सॉल्वेंट नॉन पोलर हो तो स्टेबिलिटी ऑर्डर
कैसा रहेगा। देखो, यदि हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो हमारा जो गॉस स्ट्रक्चर था वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब आप कह सकते हो, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी। तो हमारा जो बी वाला स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद होगा आपका एंटी। एंटी के बाद कौन होगा, एंटी कौन सा स्ट्रक्चर है, डी। उसके बाद कौन होगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियल इक्लिप्स्ड कौन सा है, सी। और उसके बाद होगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो फुल्ली इक्लिप्स्ड आपका कौन सा हो जाएगा, ए। डन। कुछ बच्चों को ऐसा डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ये ऑर्डर क्यों लिखा है और कैसे लिखा है। तो देखो, इसका जो सेकंड केस पढ़ेंगे तभी इस बात को आप समझ पाओगे। सेकंड केस अपन ले रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो अपन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है पानी, H2। तो देखो, तो जब अपन H2 सॉल्वेंट लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक गॉश वाला स्ट्रक्चर बनाता हूँ और एक एंटी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये मैंने गॉश बना दिया और एक दूसरे वाला एंटी बना दिया। अब देखो, जब मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लूंगा तो देखो, मुझे पता है इस मॉलिक्यूल के सराउंड में सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल होंगे वो कौन से होने वाले हैं, पानी के OH वाले मॉलिक्यूल होने वाले हैं, राइट। ये होंगे इस तरीके से। तो पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे उससे जो हमारा जो ये H2 मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो मैं ऑक्सीजन के लोन पर कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो ऑक्स ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नेगेटिव चार्ज है। इसको थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इसी तरीके से इस लोन पेयर और इस हाइड्रोजन के बीच में भी क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। और ये थोड़ा इंट्रामोलिकुलर चल रहा है, अपने ही विद इन दी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है ना। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है। और इसमें अपन एक और H2 मॉलिक्यूल बनाए तो इसका जो हाइड्रोजन है वो भी क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सही है। तो इस तरीके से देखें ये मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो आंसर है एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर पा रहा है। ऐसे ही अपन एंटी में देखते हैं। एंटी में ये कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। देखो, एक तो ये, एक, दो, इसको बनाना पड़ेगा OH। तो इसका जो लोन पेयर है और इसका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। हम सिर्फ मॉलिक्यूल के देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम पॉसिबल कर सकता है। ये भी लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और एक और H2 मॉलिक्यूल बनाए तो ये भी क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में
पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसने कितने बनाए, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसने 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है। और जो आपका ये वाला मॉलिक्यूल था, गॉश वाला मॉलिक्यूल था, उसने कितनी बनाई है, 5। तो जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, एंटी गॉश से आगे आ जाएगा। तो एंटी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, फिर गॉश फॉर्म, फिर पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म, और फिर फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे। अब इसी तरीके से समझो कि अपन ने ऊपर वाला ऐसा क्यों कहा है कि गॉश वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि गॉश में तो सिर्फ सिर्फ क्या है, पानी का मॉलिक्यूल तो है नहीं। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो सिर्फ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है उसको वो एडवांटेज मिलेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर ऐसे नहीं हो सकता है क्या कि ये वाला OH और ये वाला OH आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। तो ऐसा नहीं होगा। ये आपको सोचना पड़ेगा कैसे, होता नहीं है। तो जो होता है वो ही अपन सोचेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सॉल्वेंट बदलकर हमें पूछ सकता है कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। थोड़े अपन एग्जांपल हाई फाई लेने स्टार्ट कर दिए हैं अपन ने। तो आपको थोड़ा यूज टू तो होना पड़ेगा। अब देखो, एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। एफ, फ्लोरीन लगा हुआ है, CH2 NR3 पॉजिटिव। और कहा जाता है कि इसके अलोंग कन्फॉर्मर देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। दो कन्फॉर्मर बना के दे देगा आपको। इसको कॉपी कर लेते हैं। दो कन्फॉर्मर बना दिए। यहाँ पे अपन NR3 पॉजिटिव, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक तो गॉश वाला बना दिया और एक एंटी बना देते हैं। NR3 पॉजिटिव, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और पूछेगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो बच्चों, तुम्हें पता है फ्लोरीन कार्बन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो फ्लोरीन अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो उस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव। और उसके 60 डिग्री एंगल पर एक आयन बैठा है जो नाइट्रोजन पॉजिटिव है ना। तो यहाँ हमारे पास कार्बन और फ्लोरीन कैसा काम कर रहे हैं, कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो कैसा काम कर रहा है, एक डाइपोल की तरह। और ये कैसा काम कर रहा है, एक आयन की तरह। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा उसका नाम है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसकी वजह से, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होगा, ये वाला जो इंटरेक्शन है इसकी वजह से गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू दी एंटी फॉर्म। तो तुम्हें ये स्पेशल एग्जांपल है वो तुम्हें याद रखने हैं कि गॉस फॉर्म इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दी एंटी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इस तरीके से ये भी अच्छा एग्जांपल था। और देखो, सारे के सारे अच्छे एग्जांपल अपन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या दे रहे हैं, इथेन दे रहे हैं, और उस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दोनों साइड में ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो देखो, कार्बन, ओ, OH, H, H, यहाँ पर
कार्बन ओ एच ओ, इधर एच और इधर भी एच, ऐसे दे सकते हैं। नेक्स्ट में गॉस फॉर्म बना दिया, एक एंटी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जनरली एंटी और गॉस में ही आपको डिसाइड करना होता है, बाकी तो आप समझदार हो, कर सकते हो। ये इस तरीके से मैंने बना दिया। तो आपसे पूछेगा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। लेकिन जैसे अपन ने ऊपर वाले जो स्पेशल एग्जांपल था जिसमें सॉल्वेंट की बात की थी, देखो बच्चों, जिसमें मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बुक्स है उसमें सॉल्वेंट का क्राइटेरिया दे रखा है। जिनमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ उसको सिंपल तरीके से पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछेगा। इस इसको पूछ रहा है कि ये वाला जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक एनवायरनमेंट है। एसिडिक मीडियम है, उसके अंदर आपको कंपैरिजन करने के लिए कहा गया है। तो जब ये एसिडिक मीडियम होता है तब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन पे पता है पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर तो हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगी। अब तुम सोचोगे सर एसिडिक मीडियम और इसमें क्या ही अंतर होगा, तो ये समझ में आएगा अगेन जब मैं बेसिक मीडियम बताऊंगा तब। इसको देख लो आप, बेसिक मीडियम, सेम ही चीज को बेसिक मीडियम में देखते हैं क्या होगा। बेसिक मीडियम होगा तो इसका प्रोटॉन जा चुका होगा, है ना, सीधी सी बात है। भाई बेसिक मीडियम है तो इनके प्रोटॉन क्या हो चुके होंगे, जा चुके होंगे। तो प्रोटॉन जा चुके हैं तो ये अब ऐसे बन चुके हैं। इसको थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं, इस तरीके से। बॉन्ड है, रोटेट तो कर ही सकता है, तो ऐसा दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एंटी वाला कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो एंटी वाला इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखो, अब जो गॉश वाला है वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। उसका तुम कारण सोचो कि हमारे पास इधर भी एक नेगेटिव चार्ज है और इधर भी एक नेगेटिव चार्ज है। तो यदि सेम चार्ज है, इधर भी नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, आपस में रिपल्शन शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है, लेकिन ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, एंटी पोजीशन पे है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर जो एंटी है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इन दोनों में से कौन स्टेबल है, ये। और इन दोनों में से कौन स्टेबल है, ये। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको मीडियम देख के पूछे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो यदि आपके पास बेसिक मीडियम है तो आप क्या कर दोगे, प्रोटॉन रिमूव कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। यदि हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन दे रखा हो, फिशर प्रोजेक्शन आपको पता होगा कि भाई किसी भी 2D की, 3D की चीज को 2D में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम ही उसी फिशर प्रोजेक्शन को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं अब, फिशर प्रोजेक्शन को कन्फॉर्मर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं।
एक मिनट। तो अपन हेडिंग लगाएं, फिशर प्रोजेक्शन टू फिशर प्रोजेक्शन यदि हमें दे रखा हो तो हम उसे कन्फर्मर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। ठीक है, पहले मैं एक जनरल तरीका बता देता हूँ, फिर अपन इसको क्वेश्चन की तरह से समझेंगे कि हमें ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो देखो, हमें ये एक फेशियल प्रोजेक्शन दे रखा है, नाम दे देते हैं इसको ए, बी, सी, डी, ई और ये एफ। ये एटम है फेशियल प्रोजेक्शन के अंदर, एफ ई। ठीक है, और तुम्हें ये पता ही होगा, यहाँ पे जो सेंटर में है, यहाँ कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, तो देखो, मैं क्या करता हूँ, नीचे वाला जो कार्बन है उसे फ्रंट में रखता हूँ, और आपको भी ऐसे ही करना है। नीचे वाला जो कार्बन है उसको फ्रंट में रखा। ठीक है, अब देखो, मुझे एफ की डायरेक्शन देखो, एफ की डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड है। एफ नीचे की तरफ है, तो मैं यहाँ पर भी एफ को नीचे की तरफ बना दूंगा। डी मेरा कहाँ दिख रखा है मेरे को, डी मुझे कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट में। तो मैं अपने कन्फर्मर में भी डी को कहाँ बना दूंगा, लेफ्ट में। लेकिन एंगल ध्यान रखूंगा कि एंगल मुझे 120 रखना है कन्फर्मर में। ठीक है, ई मुझे कहाँ दिख रहा है, राइट में। ई मुझे दिख रहा है राइट में, तो मैं इसको क्या बना दूंगा, ई को राइट में, सॉरी, दिस इज ई। ठीक है, अब देखो, इस बॉन्ड के अलोंग तो मैं रोटेशन कर रहा हूँ, इस बॉन्ड के अलोंग तो मैं रोटेशन कर रहा हूँ, तो इसके जस्ट पीछे कार्बन होगा। तो कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ होगा, कार्बन से जुड़ा हुआ है राइट में बी, लेफ्ट में सी, ऊपर की तरफ ए। तो राइट वाली चीज को, उप, मैंने ये गलत लिखा है, लेफ्ट राइट, लिख सही रहा था, बोल गलत रहा था। ये हो गया राइट, राइट वाली चीज राइट में ही है, लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में, अगेन राइट वाली चीज राइट में ही रहेगी, और लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में रहेगी अगेन। तो पीछे मेरा है बी बॉम्बे, और इधर है सी चेन्नई। ठीक है, अब मुझे बस एक याद रखना है, ये डाउन था तो मैंने इसको डाउन ही रखा। ये मेरा अप है, लेकिन मैं इस अप को क्या बनाऊंगा, डाउन बनाऊंगा। बस मुझे इतना सा याद रखना है, मुझे इस अप वाले को, ए को मुझे क्या बनाना है, डाउन बनाना है। तो मैं इसमें नीचे की तरफ ए बना दूंगा। बस इसी तरीके से हमारा कन्फर्मर तैयार है, तो हम इसे कन्फर्मर बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें अपन रोटेशन करा देंगे। मान लो फ्रंट वाले को फिक्स रखा आपने, तो आपने रोटेशन कराया, जिस जिस भी एंगल से आप रोटेशन कराएं, सॉरी सॉरी, फ्रंट वाले को मैंने इस तरीके से फिक्स रखा, और पीछे वाले को मैं जिस मर्जी एंगल चाहे, जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं रोटेट करा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसी फेशियल प्रोजेक्शन को कन्फॉर्मर में। अब देखो, इसको क्वेश्चन की तरह समझते हैं, तो क्वेश्चन से तुम्हें थोड़ा और समझ में आएगा। देखो, हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं फेशियल प्रोजेक्शन में, और हमसे पूछा जाता है कि भाई इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। आप ये बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा।
इस तरीके से अपन ने बना दिया। और इसमें से पूछा जाता है विच वन इज मोर स्टेबल, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो देखो, कन्फर्मर बनाते पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये मेरा 1 कार्बन है, ये मेरा 2 कार्बन है। नीचे वाले कार्बन को मैं फ्रंट में रखूंगा। तो फर्स्ट वाला कार्बन ये है, इसको मैंने रखा है फ्रंट पे। पीछे वाला कार्बन 2 है, तो पीछे वाले को ऐसे 2 बता देता हूँ। तो फ्रंट वाले कार्बन में देखो, फिनाइल कहाँ पर है, फिनाइल कहाँ है, डाउन। तो इसको नीचे की तरफ बनाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ फिनाइल। OH कहाँ है, राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में बना देंगे। H कहाँ है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट बना देंगे। अगेन 2 पे देखो, 2 पीछे वाला हो गया। तो पीछे वाले में राइट साइड में क्या है आपके पास, OH है। लेफ्ट साइड में क्या है, H है। और जो ऊपर की तरफ फिनाइल है, उसको क्या बनाना है अपन को, नीचे की तरफ फिनाइल बनाना है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट को, नंबरिंग सेम करते हैं, 1 2। फ्रंट वाले कार्बन को नंबर 1, और पीछे वाले कार्बन को नंबर 2। फ्रंट नंबर 1, पीछे का नंबर वाला कार्बन 2। डाउन वाला जो ये है फिनाइल, उसको नीचे की तरफ बना दिया। राइट मैच है, तो राइट मैच बना दिया। लेफ्ट में OH है, तो लेफ्ट में OH बना दिया। बच्चों ध्यान रखना, ये एंगल अपन को कितना रखना है, 120 पे ही रखना है। ऐसे नहीं इधर बना दो, एंगल 120 ही रखना है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखो, पीछे वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइट साइड में क्या है, OH। लेफ्ट में क्या है, H। फिनाइल का नीचे की तरफ बना दिया। अब हमें इसमें स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, अपन तो जनरली किस में देखते थे, अ, या तो गॉड फॉर्म देखते थे या एंटी स्ट्रक्चर देखते थे। तो ऐसा करते हैं, दोनों को गॉड फॉर्म बनाते हैं। दोनों को इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, ताकि इसका कम से कम रिपल्शन हो। तो देखो, हमारे जो फिनाइल ग्रुप है, वो बहुत बल्की ग्रुप है। भाई इनको तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। फिनाइल तो मिथाइल से भी क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से रोटेट करना चाहिए, ताकि ये फिनाइल ग्रुप क्या हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। तो अपोजिट डायरेक्शन में आने के लिए मुझे तो फिर मेरे पास एक ही एंगल बचता है। कौन सा वाला, कि मैं भाई रेड वाले को ऐसे उठाकर कहाँ ले जाऊं, 180 डिग्री एंगल पे ले जाऊं। ठीक है, तो मुझे फिनाइल को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। तो फिनाइल, OH, H, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये इधर, इधर फिनाइल को मैं अपोजिट ले जा रहा हूँ, तो फिनाइल इधर। OH कहाँ आ जाएगा, OH भी तो अपने अपोजिट आ जाएगा। OH कहाँ था, लेफ्ट में। और जस्ट रोटेट करके लाऊंगे तो कहाँ जाएगा, इधर डायरेक्शन में। H को भी रोटेट करके लेके आऊंगे तो इधर आ जाएगा। देखो जरा, OH जो रेड वाला था वो कहाँ आ जाएगा, इधर। H जो है रेड वाला, वो कहाँ आ जाएगा, इधर। 180 डिग्री रोटेशन करना है। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से बन गया। इसमें देखो, फिनाइल इधर, OH घूम के इधर आ जाएगा, और H इधर आ जाएगा। अब हमें फिनाइल को, हमारा मकसद था कि भाई जो बल्कि ग्रुप है, हमने उसको एंटी पे रख दिया। तो पहले हमने ये स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया रखा कि जो बल्कि ग्रुप है, उनको हम एंटी रखेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, दोनों में से फिर भी, दोनों का एंटी तो, फिनाइल फिनाइल तो एंटी है, फिर भी दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल में अपन ने कोई गलती की है क्या। फिनाइल फिनाइल फिनाइल, कुछ गलती की है क्या, एच, ओ, एच, एच।
रेड वाले को चलो क्या, नहीं ब्लू वाला ऐसे कैसे बना दिया अपन ने। ये OH तो इधर ही रहेगा, इसको थोड़ा ना चेंज किया है। ये H, अब ठीक है। तो देखो हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो फिनाइल को हमने रखा है एंटी पोजीशन पे। तो हम क्या करेंगे, अब इनमें भी कंपैरिजन करेंगे कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो इसको दिखाने के लिए हमें थोड़ा डायग्राम को और अच्छे से दिखाना पड़ेगा। देखो कैसे, ये एच है, ये एच है, ये हमारे पास लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, एच बॉन्डिंग होगी। लेकिन क्या इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? आंसर है नहीं। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। तो यदि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो यही ज्यादा बनेगा, यही मोर स्टेबल है। इसका मतलब कन्फर्म, फिशर प्रोजेक्शन देके आपसे पूछा कि भाई इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो जब तक तुम इसकी कंफर्मेंट नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें कोई सपना नहीं आएगा, कोई पता ही नहीं चलेगा यार इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो ये वाला जो OH है वो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। ठीक है। अच्छा, इसी बहाने अपन एक और नेमिंग कर लेते हैं। जैसे अपन ने नेमिंग की ना R और S की, है ना, ZEZ की। इसी तरीके से इसमें एक और नेमिंग है, वो है एरिथ्रो एंड थ्रियो। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एरिथ्रो एंड थ्रियो, थ्रियो। एरिथ्रो और थ्रियो के अंदर क्या होता है, ये प्रीफिक्स की तरह यूज किए जाते हैं कि किसी का रिलेटिव स्टीरियो बता सकें। जैसे मान लो मैंने फिशर प्रोजेक्शन बनाया है, यदि क्लोरीन की पोजीशन इस तरीके से है तो उससे बोला जाता है, अपोजिट है ना, तो उससे बोला जाता है थ्रियो। और यदि इनकी पोजीशन सिमिलर डायरेक्शन में, क्लोरीन इधर भी सेम डायरेक्शन में है, तो उसे क्या बोलते हैं, एरिथ्रो, एरिथ्रो। तो देखो तुम याद कैसे रखोगे। तो जैसे क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट मैच में जब रन आउट करते हैं तो हमारे पास जो स्टंप्स होते हैं और हमारे जो बेल्स लगी होती है, जब अपन स्टंप्स लगे होते हैं और अपन उसके ऊपर एक बॉल गिरा देते हैं, तो जैसे ही बॉल गिराएंगे, थ्रो मारेंगे, उसे बॉल का थ्रो करेंगे अपने स्टंप्स पर, तो हम देखेंगे बेल्स जो है वो क्या हो जाती है, ये जो हमारी डंडे जो है वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन चले जाएंगे। एक इधर आ जाएगा और एक, जैसे स्टंप उड़ेंगे तो ये ऐसे अपोजिट आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, अपोजिट आ जाएगा। CL और CL जब जब अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रियो। तो क्रिकेट मैच की तरह सोच सकते हो कि जब हम थ्रो मारते हैं तो जो स्टंप्स पे थ्रो मारने के बाद जो उसकी जो, क्या कहते हैं उसको, जो हमारा स्टंप्स है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रियो। तो थ्रियो की तरह याद रखो। और एरिथ्रो में जो ई बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, तो इसको इस तरीके से याद रखो, CL, एरिथ्रो में ई। ठीक है। तो थ्रियो और एरिथ्रो का मतलब समझ में आ रहा है कि जब हमारे CL ग्रुप ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे बोलते हैं थ्रियो। जब वो सेम डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं एरिथ्रो। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो OH का है, OH का है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे क्या बोल देंगे, थ्रियो। और इन्हें OH को क्या बोल देंगे, एरिथ्रो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से अपन ने एक नेमिंग भी पढ़ ली और एक कन्फर्मर्स का जो अच्छा क्वेश्चन बनता है उसको भी देख लिया।
अब अपन आगे बढ़ते हैं, कन्फर्मर्स देखेंगे अपन साइक्लोहेक्सेन की, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही देखते हैं ताकि इस वीडियो की लेंथ ज्यादा ना बढ़े। थैंक यू।